माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं आपको केंद्रीय बजट जो आज मंगलवार के दिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किया गया उसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। आज के दिन पेश किए गए बजट के दस्तावेजों से पता चलता है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट जो हम करते हैं वह हमारे रिसोर्सेस पर कितना बड़ा बोझ है, और इसके बाद जो है रक्षा यानी डिफेंस और सब्सिडी पर जो खर्च आती है उसके बाद काफ़ी बड़ा अमाउंट है इसमें। तो सबसे पहले हम बतला रहे हैं कि ब्याज जो है वो कितना देना पड़ता है। 11,62,940 करोड़ ये ब्याज के रूप में भुगतान करना पड़ता है। दूसरा है डिफेंस में 4,54,773 करोड़ जो है सब में दिया जाता है, और सब्सिडी जो है वह खाद्य पर यानी फूड्स पर जो है 2,05,250 करोड़, और फिर फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी दिया जाता है 1,64,000 करोड़, पेट्रोलियम पर 11,925 करोड़, रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास पर 2,65,808 करोड़, और ट्रांसपोर्ट पर 5,44,128 करोड़, और पेंशन पर जो खर्च करती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, 2,43,996 करोड़, और जो गृह मंत्रालय है उनका जो खर्च है 1,50,983 करोड़, और एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो गतिविधियां हैं 1,51,851 करोड़। शिक्षा पर जो खर्च होता है, एजुकेशन पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है वह 1,25,638 करोड़, और आईटी और जो दूरसंचार है 1,16,342 करोड़। ना ध्यान देने की बात है कि केंद्र अपने बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जीएसटी के मुआवजे और राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं को हस्तांतरण पर खर्च करता है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बतलाया कि साल 2024-25 के लिए राजकीय कोष का घाटा जो है सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है, और उधार को अगर छोड़ दें, जो हमने उधार लिया है उसको छोड़ दें तो कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि कुल एक्सपेंडिचर जो है हमारा व्यय वह 48.21 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। सरकार का टारगेट फिनेंशियल ईयर 25-26 तक राजकोषीय घाटा जो है, जो हमें जो घाटा हो रही है को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% के नीचे लाना है, तभी जो है कुछ एक सस्टेनेबिलिटी आ पाएगी। राजकोषीय घाटा सरकार की आय और व्यय के बीच का अंतर है। आय क्या हुआ और जो एक्सपेंडिचर क्या हुआ उसके बीच का अंतर जो है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, और जो दर्शाता है उसे कितना उधार लेने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि इस गैप को पूरा करने के लिए उधार फिर लेना पड़ता है। सीतारमण ने 2021 में जो बतलाया था उसके अनुसार राजकोषीय समेकन पथ ने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा लाभ पहुंचाया है, और अगला हमारा लक्ष्य है घाटे को 4.5% के नीचे लाने। उन्होंने कहा इस तरह से हम देखते हैं कि केंद्रीय बजट से ये पता चलता है कि कितना हमारा घाटा है, कितना हमारा जो है खर्च है, और इस खर्च की भरपाई करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है ना। वित्त मंत्री सीतारमण ने आज बतलाया कि इस बजट में आयकर मोर्चे पर कुछ बदलावों की घोषणा की गई है, जिसमें मिडिल क्लास और जो सैलरीड पर्सन, नौकरी वाले जो लोग हैं उनको थोड़ी राहत मिली है। इसके अलावा सरकार ने प्रॉपर्टी यानी मकान की बिक्री पर लगने वाले इंडेक्सेशन बेनिफिट को खत्म करने की घोषणा की है। दरअसल सरकार ने अभी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में इंडेक्सेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है,
और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर जैसी चीज़ें आती हैं। यानी सरकार ने प्रॉपर्टी की कीमतों को महंगाई से एडजस्ट करने के उपाय को खत्म कर दिया है। इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म करने का असर यह होगा, अगर आप मकान की बिक्री करते हैं तो पहले की तुलना में कम फायदा होगा, क्योंकि ये टैक्स में चला जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स घटाया गया। हालांकि सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया है। सरकार ने भले ही कैपिटल गेन टैक्स को कम कर दिया है, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट को खत्म करने से प्रॉपर्टी खरीद बिक्री करने वालों को काफ़ी ये महंगा पड़ेगा, उन्हें राहत नहीं मिलेगी। इसी तरह से आपने कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपये में अगर खरीदी है, कुछ सालों बाद आप इसे 20 लाख रुपये में बेच रहे हैं, तो इस तरह से आपने इस प्रॉपर्टी पर 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। इसे ही कैपिटल गेन कहा जाता है। यानी 10 लाख का आपका कैपिटल गेन हुआ, इसी कैपिटल गेन पर टैक्स लगता है। अब है इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है। इंडेक्सेशन बेनिफिट को समझने के लिए सबसे पहले आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को समझना होगा। ये क्या है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यह एक नंबर है जो हर साल बदलता है। यह उस साल की महंगाई को दर्शाता है, उस साल का महंगाई क्या है। यानी नंबरों के बेसिस पर महंगाई मीटर को एडजस्ट किया जाता था। अब है CII, आयकर विभाग हर साल इंडेक्सेशन बेनिफिट निकालने के लिए एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी करता है। इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की इन प्रॉपर्टी की कीमतों को महंगाई से एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। टैक्सेबल कैपिटल गेन का निर्धारण करने के लिए प्रॉपर्टी की बिक्री मूल्य से इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक्विजिशन कॉस्ट को हटा दिया जाता है। हालांकि इंडेक्सेशन बेनिफिट केवल खास तरह के एसेट्स पर उपलब्ध होती है। सीतारमन ने वर्ष 24-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बजट के बुनियादी ढांचे में चेंज करके इसमें 11.11 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि बजट में जो है कुछ बदलाव तो किए गए हैं, लेकिन इस बजट से हमें कुछ हमारे जेब में कुछ भार भी पड़ सकते हैं। फिर इस बजट का ये सबसे जो अच्छा चीज़ है वो है कि टैक्स स्लैब में चेंज की गई है, नई टैक्स स्लैब को लागू किया गया है। गवर्नमेंट ने 2% इक्विलाइजेशन लेवी को वापस लेने की घोषणा की है। लोकसभा में बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि न्यू टैक्स सिस्टम जो है उसमें जो सैलरीड पर्सन है, वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनके लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा जो है 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के नियोक्ताओं के योगदान की कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। अब इस नए टैक्स प्रणाली में जो सैलरीड पर्सन है, जो वेतन भोगी हैं, उनके लिए जो है 0 से 3 लाख तक अगर उनका इनकम है, एनुअल इनकम, तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा, 0% टैक्स है। 3 लाख से 7 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। 7 लाख से 10 लाख तक आपका एनुअल इनकम है तो आपको 10%, 10 से 12 लाख है तो 15%, 12 से 15 लाख है तो 20%, और 15 लाख से ऊपर है तो 30%। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। इस तरह से उन्होंने बताया कि इन चेंजेस के फलस्वरूप सैलरीड एम्प्लॉय जो है उनमें उनको तकरीबन 17,500 रुपये तक की आयकर बचत हो पाएगी। इस तरह से बजट जो है अभी और भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बजट से ऐसा लगता है कि कुछ भार जो है बढ़ने वाले हैं हमारे पॉकेट में, महंगाई बढ़ सकती है, और आगे इसके समझ एनालिसिस जो जब होगा तो फिर समझ में आएगी कि इसमें क्या क्या चीज़ों में अंतर आएगी। धन्यवाद।